नमस्कार। धरती आकाश के इस अंक में आप सुनेंगे एक बातचीत। हाल ही में हम लोग ने सुना है कि नैनीताल क्षेत्र के जंगल में आग लगी, जिसके कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ और फिर उसे नियंत्रित करने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जंगलों की आग के बारे में। जंगलों में जो आग लगती है उसको प्रायः दावानल के नाम से जानते हैं या वनाग्नि कहते हैं, और या फॉरेस्ट फायर। जंगल की आग कैसे फैलती है, इसके कारण क्या हैं, इसके नुकसान या फ़ायदे क्या हैं, इसका प्रभाव किस तरह का है और इसको नियंत्रित करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव। संजय जी चेयरमैन हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के और एक आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भी हैं। वज्रपात पर इनके अभियान के काम को चलते हुए इन्हें लाइटनिंग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी आपदाओं के लिए प्रोवाइड कराते हैं, उसके भी विशेषज्ञ हैं और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इन सब से ये जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जंगल की आग का कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, भारत काफ़ी भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नताओं वाला देश है और आज भारत में अगर आप देखें तो हमारे रिवर बेसिन से लेकर दक्षिण भारत तक जंगल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम पूरा भूभाग देखें भारत का तो हमारे 23% से ज़्यादा भूभाग जंगल से आच्छादित है। जहाँ तक जंगल की आग की बात है या वनाग्नि या दावानल, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों से जाना जाता है, ये आग हमारे पुरातन वैदिक संस्कृति काल से आप देखेंगे तो हमारे पौराणिक कथाओं में भी इसका काफी उल्लेख है। आग का कारण आपने पूछा है, जहाँ तक ये आग का कारण है तो ये आग का कारण प्राकृतिक और मानव द्वारा कृत दोनों है। प्राकृतिक जहाँ की बात आ रही है, आपने देखा कि इस वक्त भारत में गर्मी का मौसम चल रहा है और तापमान कई राज्यों में 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो ज्यादा गर्मी होती है इसके कारण जो जंगल में सूखे पत्ते होते हैं, पेड़ होते हैं, कई बार पत्थरों में घनाकर्षण होता है, तो इन सब से जो चिंगारी निकलती है इनसे भी आग होती है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहे हैं, जलवायु में असमानता है, इसके कारण वज्रपात की घटनाएं होती है। वज्रपात की घटनाओं में आसमान की बिजली जब जंगलों पे गिरती है तो सीधे पेड़ फट जाते हैं, उन लकड़ियों में आग लग जाती है और वहाँ जो पत्ते हैं उनमें एक लाइन ट्रेल बन जाता है जिसके कारण आग लगती है। तो ये तो रहे कुछ प्राकृतिक कारण। आजकल जिस तरीके से वन संपदा पे लोगों की लालची नजर लगी हुई है, ये एक कई राज्यों में माफिया के रूप में काम करता है और इस तरीके का मौसम आने से पहले ही छोटे छोटे पॉइंट्स पे कई बार आग लगा दिए जाते हैं। इस पे भारत सरकार की काफी सख्त नजर रहती है, लेकिन फिर भी कई बार इस तरीके की आग को देखा जाता है। चौथा एक कारण और भी होता है कि ग्रामीण जो जंगलों में रहते हैं तो वन संपदा पे उन ग्रामीण, उन ट्राइबलों का अधिकार होता है, तो वो कई बार जाने अनजाने में आग लगाई जाती है, जिससे कि वो जो फैलती है तो विकट रूप धारण करती है और उससे हमें काफी नुकसान होता है। तो जंगल की आग का प्रभाव किस तरह से पड़ता है इकोलॉजी पे या जलवायु पे, या जो जंगली संपत्तियां हैं, बायोडायवर्सिटी है, जंगली जीव हैं, उस पर किस तरह का इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, जंगल एक सिर्फ वन ही नहीं है, बल्कि वन के साथ वहाँ पे एक पूरा बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण का इकोसिस्टम होता है और उस इकोसिस्टम में पेड़ पौधे के साथ साथ धरती भी आती है, वायु भी आता है। वहाँ के जंगलों में जो रहने वाले मानव संपदा है वो, और जो जंगली जानवर, पक्षी, ये सारे आते हैं। जो जंगल में आग लगती है इससे सबसे पहला जो नुकसान होता है वो हमारे पेड़ पत्ते, हमारे काफी धनी जड़ी बूटी हैं, ये सब जल जाते हैं। तो ये काफी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। इसके साथ साथ इसका कैस्केडिंग इफेक्ट, जैसे जंगल में रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल है, जो वहाँ रहने वाले छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों की संपत्तियों को सीधा नुकसान पहुंचता है। जैसे अगर आप नैनीताल की बात करें और उत्तराखंड की बात करें या आसाम के जंगलों की बात करें, तो हमने देखा नैनीताल में जो हुआ, गांव जो जंगलों में थे वो तो जले ही, साथ साथ ये आग जो हमारी आर्मी की छावनी है वहां तक पहुंच गई, वहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। तो एक तो वहां स्थानीय लोगों पे नुकसान हुआ, दूसरा नैनीताल ऐसे स्थानों की इस गर्मी के मौसम में
टूरिज्म ही उनकी इकोनॉमी है। उस इकोनॉमी में भारी कमी आई। वहाँ के जो होटल है, वहाँ के जो व्यापार हैं, उसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ की इकोनॉमी पे सीधा प्रसार पड़ता है। उस इलाके का तापमान बढ़ जाता है, उस इलाके में प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। हर चीज़ के नुकसान के साथ साथ फायदे भी होते हैं। तो जहाँ तक जंगल की आग से फायदे की बात है, तो जितनी भी वीड होती है या जो नॉट रिक्वायर्ड, जो जरूरत की नहीं चीजें होती है जंगली होती पदार्थ, है। उसका जो साफ सरकारी ओर से किया जाता है, उसकी सफाई अपने आप हो जाती है। दूसरा, जंगल की जब आग लगती है, जो पेड़ पौधे हैं उनमें आग लगती है, उन पत्तों से काफी अच्छा खाद होता है। तो उस खाद को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे या जड़ी बूटियां होती है जिनको हम जला के उसकी वैल्यू ज्यादा बनाते हैं। तो उस तरीके की जड़ी बूटियों पे उसका प्रभाव पड़ता है। साथ साथ जंगल में आज के जमाने में कीड़े मकोड़े या वायरस का जो प्रकोप है, जब इस तरीके की आग लगती है, तो हमारे हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि हम लोग अपने घर में हमेशा हवन करते हैं। तो एक प्राकृतिक तरीके का हवन हो जाता है। तो उस इलाके में जो कीड़े मकोड़े या दूषित चीजें हैं, उन चीजों का, हम अपनी संस्कृति में स्वाहा उसे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उन सभी चीजों का नाश हो जाता है। तो इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और जो बाद की हवाएं आती हैं वहाँ पे शुद्धता लाती हैं और वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव भविष्य में पड़ता है। तो जंगलों में जो इस तरह की भीषण आग लगती है, तो क्या ये जलवायु परिवर्तन के उत्प्रेरण में सहायक हो सकता है, बढ़ता हुआ तापक्रम? बिल्कुल। देखिए, जो जंगल का नुकसान है, ये नुकसान फायदे के अगर हम तुलना करें तो कहीं बहुत ज़्यादा है। आपको पता है, जब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई। जंगल की जब कटाई हो जाती है तो वहाँ ग्रीन कवर खत्म हो जाता है और उस कारण उस इलाके में जो तापमान है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो ये जो जंगल की आग है, ये बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट एक्सट्रीम एक्टिविटीज, आप देख रहे होंगे कई जंगल के साथ के इलाके जहाँ जंगल की कटाई हो गई है, उन इलाकों में बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। जहाँ की बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, बहुत अच्छा मौसम होता था, तो उसका मुख्य कारण है वहाँ जंगल की कटाई या जंगलों का जल जाना। तो ये जंगल की आग है, ये जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग, इन सबों में एक सहायक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब हम इसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, चूंकि जंगल की आग तो भीषण होती है, तो हमारे आपदा प्रबंधन में जो हमारी जो नीतियां हैं, उसमें जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जंगल की आग को एक आपदा मानता है और इस पे कई तरीके की पॉलिसी और गाइडलाइंस है। आपको ये जान के खुशी होगी कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक राष्ट्रीय जंगल की आग रोकने का कार्यक्रम बनाया है और इसमें भारत के सभी राज्य शामिल हैं। तो गाइडलाइन और पॉलिसी के अलावा ये एक बजट के द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिससे कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य के स्तर पे जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, या जिला के स्तर पे जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अन्य सभी संबंधित लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक कार्य योजना बनाई गई है और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ पे एक प्रिवेंटिव अप्रोच लिया गया है, जिससे कि जंगल की आग को सबसे पहले होने से ही रोका जाए। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट की मैपिंग की गई है। उसकी जो सीजनैलिटी होती है, किस समय होता है, कितने इलाके को प्रभावित करता है और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, उससे नुकसान को बचाने के लिए शुरू से ही क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, तो इन सभी चीजों का गहन अध्ययन करके राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। और इसके तहत भारत में अलग अलग हिमालयन फुटहिल्स में, जैसे उत्तराखंड है, हिमालयन ईस्टर्न फुटहिल्स पे असम है, नागालैंड है, इन सभी राज्य के समर्थित से एक काफी अच्छा कार्यक्रम बनाया गया। और आप देख रहे होंगे कि नागालैंड में भी 3 साल पहले आग लगी थी, इस बार नैनीताल में भी आग लगी। तो एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ साथ इमीडिएट रेस्पॉन्स प्लान है और इसमें सभी का, सेना, वायुसेना, एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और कम्युनिटी को मिला के एक बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स प्लान तैयार किया गया है कि आग को सबसे पहले तो लगने से ही रोका जाए और जब आग लगती है तो उसको जल्दी से जल्दी नियंत्रित करके कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, जंगल की आग के कारण, उससे होने वाले नुकसान, उसको नियंत्रित करने के उपाय आदि के बारे में बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार। फंडा क्या है?
दादाजी चलिए ना, बाहर चलते हैं। आज अरे हम रात को बाहर ही सोएंगे। जिद मत करो सुभाष, हम कल भी तो बाहर सोए थे और मैंने तभी कहा था कि आज अमावस की रात है तो हम आज बाहर नहीं सोएंगे। पर क्यों ना दादाजी, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बाहर सोने में कितना मजा आएगा। अमावस हुआ तो क्या हुआ, वो तो हर महीने आता है। सुभाष मेरी बात मानो, आज बाहर चांद नहीं है और बहुत ज्यादा अंधेरा होगा, हम आज बाहर नहीं सोएंगे बस। क्यों? आज चांद क्यों नहीं है? कल तो था, पर आज क्यों नहीं है? क्योंकि आज सूरज की रोशनी चांद के दूसरी तरफ पड़ रही है। क्या? इसका क्या मतलब? अरे इसका मतलब तभी बताऊंगा जब तुम बाहर जाने की जिद छोड़ दोगे। हाँ अच्छा प्रॉमिस, आज हम अंदर ही सोएंगे। अब आप बताओ ना कि आपका मतलब क्या था जब आपने कहा कि आज सूरज की रोशनी चांद की दूसरी तरफ पड़ रही है। अच्छा, तुम ये पहले बताओ कि चांद की रोशनी कहाँ से आती है? चांद तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाती है ना। अरे बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि चांद का आकार हर रात पे रात बदलता क्यों रहता है? पता नहीं, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब आप बताओ ना कि ये चांद का आकार हर रोज बदलता क्यों है और आज चांद है ही नहीं। क्या इसका मतलब कि वो कहीं चला गया है? अरे नहीं बरखुरदार, चांद भला कहीं जाएगा? देखो होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है तब चांद का वो वाला हिस्सा जो कि सूरज की तरफ होता है वो चमकता है, जबकि उसके पीछे वाले हिस्से पर बिल्कुल रोशनी नहीं पड़ती। और चूंकि हम अलग अलग दिन में चांद के अलग अलग हिस्से को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि चांद का आकार बदल रहा है। मतलब ठीक से समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, उदाहरण के तौर पर एक बॉल ले लेते हैं। अगर हम एक अंधेरे कमरे में इस बॉल को एक टेबल के बीचों बीच रख दें और उस पर टॉर्च की रोशनी फेंकें तो क्या होगा? तो उस बॉल का सामने का आधा हिस्सा हमें दिखाई देगा। हाँ, अब ये सोच लो कि तुम्हारा दोस्त समीर तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारी जगह उसने टॉर्च पकड़ा हुआ है। पर क्यों? मैं टॉर्च क्यों नहीं पकड़ सकता? अरे भाई तुम बचपना छोड़ो, ये बात सुनो। देखो तुम्हारी जगह पे समीर ने टॉर्च को पकड़ा हुआ है और तुम उसके पास खड़े हो। ठीक है, सोच लिया। हाँ, और सोचो कि तुम उस बॉल के चारों ओर घूम रहे हो। अब एक बात बताओ, जब तुम समीर के समकोण खड़े होगे तो तुम्हें बॉल का कितना हिस्सा दिखाई देगा? मैं अगर समीर के समकोण खड़ा हूँ और बॉल की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल सही। और वैसे ही धीरे धीरे तुम अगर गोलाई में घूमकर समीर के ठीक सामने खड़े हो जाते हो तब क्या होगा? तब बॉल का जो हिस्सा टॉर्च से चमक रहा था वह कम होता जाएगा। हाँ, और जब तुम समीर के बिल्कुल सामने खड़े हो जाओगे तब मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बॉल का वो हिस्सा जिस पर लाइट पड़ रही है वो तो समीर की तरफ है, जबकि मेरी तरफ तो लाइट पड़ ही नहीं रही। अरे वाह बढ़िया। अब इसी फंडे को चांद के लिए इस्तेमाल करो और यहाँ पर बॉल को चांद मानो, टॉर्च को सूरज और खुद को सुभाष। हाँ, और खुद को सुभाष या पृथ्वी। तो जिस तरह से पृथ्वी के चांद के चारों ओर घूमने से पृथ्वी पर रहने वाले लोग यानी हम लोग चांद का सिर्फ वही हिस्सा देख पाते हैं जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है उसी प्रकार चांद का रोशन हिस्सा कम होता जाता है। और जब पृथ्वी सूरज के बिल्कुल उल्टी तरफ होती है और चांद इन दोनों के बीच में, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं बॉल के एक तरफ खड़ा था और समीर उसकी उल्टी तरफ, तब जैसे मुझे बॉल नहीं दिखाई देगा उसी तरह हमें चांद दिखाई नहीं देगा, ठीक आज की तरह। राइट? अरे बड़े समझदार हो गए आप। अरे दादाजी, मैं तो हमेशा से ही समझदार था, आपने कभी मुझको समझा ही नहीं। अच्छा तो फिर प्रोफेसर साहब ये बताइए कि पूर्णिमा में चांद हमें पूरा गोल क्यों नजर आता है? क्योंकि पूर्णिमा की रात पृथ्वी और सूरज दोनों चांद के एक ही तरफ रहते हैं। क्यों, सही कहा ना? अरे भाई वाह, मान गए आप तो, सच में इंटेलिजेंट निकले। अब जल्दी से अपने कमरे में जाके सो जाओ, नहीं तो कल स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे दादाजी, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे स्कूल जाने के लिए क्या जरूरत? अच्छा, मुझसे होशियारी? हाँ अभी दिखाता हूँ, इधर आओ। नहीं दादाजी, नहीं मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं तो गया सोने। फंडा क्या है?